सीट की सियासत के गणितज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का लक्ष्य रखा बीजेपी के लिए। 370 को शह देने वाले लोगों को कश्मीर में मात देने वाले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या अब 3 फेजेस के चुनाव खत्म हो चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बीचों बीच हम हैं, 400 पार आपको अभी भी व्यवहारिक लग रहा है या अब फाइल आएगी तो आप नंबर बदल देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हम 190 के पार हो चुके हैं और इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। इस चरण में सबसे ज्यादा कौन से राज्यों से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद? देखिए, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में कितना सर? 17 सीटों में कितना? हम कम से कम 10 सीटें जीतेंगे, 13 तक जा सकते हैं। 1 से 4 पे गए, 4 से आपको लग रहा है इस बार 10 पे जाएंगे? 10 आंध्र पे प्रदेश जाएंगे में और 13 तक भी जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन को कम से कम 17 सीटें मिलेंगी। 17 सीटें। चलिए 4 जून को इसका फैसला होगा। लेकिन क्या ये चुनाव 2024 का ध्रुवीकरण के लिए जाना जाएगा, जहां विपक्ष आरक्षण पर आपको घेर रहा है? आप राम मंदिर, हमने 370 हटाया, राष्ट्रनीति राष्ट्रवाद हम ही लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण इस चुनाव में होता हुआ हम देख रहे हैं। अंजना जी, 370 में ध्रुवीकरण क्या है? 370 ये देश के लिए आतंकवाद को फैलाने का नासूर बना हुआ था। इसमें ध्रुवीकरण क्या है? क्या ये देश को एक करना किसी की फर्ज नहीं है? और आप बारीकी से देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इसको हटाना चाहिए क्योंकि इसके सामने टेम्पररी प्रोविजन लिखा था। एक भी प्रोविजन के सामने टेम्पररी प्रोविजन नहीं है। 370 के सामने क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया कि उस वक्त भी सब समझते थे कि इसको कभी ना कभी जाना है। और ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है। जब से मेरी पार्टी बनी तब से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा एक भी संकल्प पत्र या पहले घोषणा पत्र आते थे ऐसा नहीं है जिसमें हमने 370 हटाने का बात किया। आप सब लोग समझते थे नहीं हटेगा, हट गया, तो अब सभी लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। 370 में क्या ध्रुवीकरण है? राम मंदिर वो भी आपके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था, आपने बनवा दिया, लेकिन क्या उसका फायदा हो रहा है? लोग मान रहे हैं कि जनवरी में हो गया। देखिए, फायदा नुकसान मीडिया ने खड़ा किया हुआ परसेप्शन है। राम जन्मभूमि हमारे लिए और देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए विश्वास का सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि राम जन्मभूमि में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और पूरे इंडी अलायंस के एडवाइजरों ने इसका बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा हो रहा है। देश का हर नागरिक सोचता है कि 500 550 साल के बाद जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे? एक स्वाभाविक क्वेश्चन खड़ा होता है, किससे डरते हैं? ये जरूर क्वेश्चन खड़ा हो। अगर वो आ जाते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं होता चुनाव। अगर वो आ जाते तो आप कहते कि देखिए हमने बनाया, अब इनको आना ही पड़ गया। आना ही क्या पड़ गया, सबको जाना चाहिए। ये राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एक ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट चला रहा है जिसका भारतीय जनता पार्टी से स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं। अमित शाह जी, आज भी आप रैली में गए, आप हर जगह जाते हो, कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी विपक्षी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते हैं, वो जहां रखना है वहीं रखते हैं। मगर देश की जनता को वोट डिसाइड करने से पहले हमारा दायित्व है कि हमारी विपक्षी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों ने क्या वादे किए हैं वो जनता के सामने रखें। और मैं आज आपके सामने कहता हूं, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। जब वो घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं, पर्सनल लॉ की बात रखते हैं,
तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए घोषणा पत्र में एक मुद्दा रखा है, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो कम्युनल वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूसीसी आप राष्ट्र के स्तर पर लाएंगे या राज्यों के स्तर पर लाएंगे? देखिए, हमने शुरुआत तो उत्तराखंड से करी है। अब उत्तराखंड के जो कानून है इस पर सोशल स्क्रूटिनी होगी, रिलीजियस स्क्रूटिनी होगी, लीगल स्क्रूटिनी होगी और एक जो देश में बहस भी होगी। तो बहस के आधार पर जो फाइनल फॉर्मेट बनेगा वो राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है। गृह मंत्री जी, उसी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ये भी लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम रोकेंगे। इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट? वो क्या होता है? उनका कहना मुझे तो है, मालूम ही नहीं है बहुसंख्यकवाद क्या होता वो है। कह रहे आप जरा एक्सप्लेन करिए। बीजेपी मेजॉरिटेरियनिज्म करती है, जो बहुसंख्यक है इस देश में, हिंदू है, तो उनका दबदबा नहीं चलेगा। ये इम्बैलेंस वो इसमें देखते हैं। क्या दबदबा बीजेपी ने करा? कोई एक उदाहरण तो बता दे हमने क्या दबदबा करा? यूसीसी ये हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए। धारा 370 हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करती है, राज्य राज्य के बीच में भेद करती है। एक देश में दो ध्वज, राष्ट्र ध्वज चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं क्या? कर्नाटक का नागरिक बंगाल में सेटल नहीं हो सकता, ऐसा चल सकता है क्या? हमने क्या किया है? हमने सालों से जो अन्याय चल रहा था वो अन्याय का निरस्त करने का काम किया है। आज आप रायबरेली में थे और वहां पर आपने राहुल गांधी से 5 सवाल किए हैं, जिसमें एक सवाल ट्रिपल तलाक का भी है कि वो बताएं कि क्या वापस लाएंगे। नहीं, मैं 5 सवाल रिपीट कर देता हूं। हाँ। जब आप पर्सनल लॉ हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल तलाक वापिस आएंगे। तो मैं राहुल गांधी जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्षधर है? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी देश के सामने स्पष्ट करिए। आप राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसकी स्पष्टता अगर कर सकते हैं तो आप करिए। और क्या आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं मानता हूं चुनाव के पहले श्री राहुल गांधी ने सारे सवालों पर बोलना चाहिए, देश की जनता जानना चाहती है। मुझे मालूम है वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक हर्ट होती है, परंतु सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी मां की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, देश के चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि एक साथ आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी लड़ सकता है। मगर वायनाड का चुनाव समाप्त होने देना, वायनाड का सर्वे देखना कि वहां हारने का भय है, और उसके बाद में रायबरेली का निर्णय करना। वायनाड की जनता को आपको वोट देते वक्त बताना चाहिए था कि आप रायबरेली से भी लड़ने वाले हो, तो वायनाड की जनता उचित निर्णय कर पाती। उस वक्त आप मौन हो जाते हो, वायनाड का वोटिंग होने देते हो और बाद में कहते हो नहीं अब तो हम रायबरेली से लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए।
शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बार बार आपको क्या बैकफुट पर डाल रहा है? एक फेक वीडियो आपका भी उन्होंने, डीप फेक, जो जिसकी जांच भी हुई, लेकिन उससे पहले काफी फैल गई थी। तो क्या ये एक मुद्दा है जिस पर आप लोगों को, सबको, जनता को समझाना पड़ रहा है? देखिए, आपने ही जवाब दे दिया। फेक वीडियो वही डालते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिनको जीतने का विश्वास नहीं है। फेक वीडियो क्यों बनाना पड़ता है? जो बात मैं बोला ही नहीं, मेरे मुंह में डालकर जनता के सामने रखने का प्रयास किया, और मुख्यमंत्री जी की ऑफिस ने भी वो ट्वीट को फॉरवर्ड किया। यही बताता है कि वो आत्मविश्वास खो चुके, हार को स्वीकार कर चुके हैं। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये कह रहे हैं मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण हटा देना है। खुलकर बोलते हैं, निर्लज्जता से बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको शायद ये नॉलेज नहीं है कि 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया, धारा 370 हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, जीएसटी लाने के लिए किया, राम मंदिर बनाने के लिए किया। अगर आरक्षण हटाने की मंशा होती तो कब का हट चुका होता। 10 साल से हम पावर में, मगर आरक्षण पर आघात कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक और हैदराबाद में उन्होंने धर्म के आधार पर 4% और 5% जो आरक्षण दिया है, इससे पिछड़ा समाज का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण आहत हुआ है, उस पर डाका पड़ा है। और धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह सर आप ही के कुछ सांसद नहीं है जिन्होंने कहा कि 400 पार जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे? वो क्या इसकी वजह नहीं है? क्योंकि उन्होंने शायद एक मैसेज ऐसा दिया कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, उसी को उन्होंने लूप होल इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे कुछ सांसद बोलना और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता बोलना, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी और एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके मुख्य प्रचारक ये बात कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर है या नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखिए 3 मुद्दे सर जो विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है, उन तीनों पर मैं आपसे एक एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भ्रष्टाचार पर एक छवि थी बीजेपी की, क्या उसको डेंट लगा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर वो बार बार आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है? वो विपक्ष का कहना है कि जिन कंपनियों से आप पर जांच चल रही थी, वो कंपनियां बीजेपी को पैसा देखिए, अब मैं बताता हूँ, विपक्ष अगर ये कहता है, राहुल गांधी शब्द प्रयोग करते हैं, आप थोड़ा संकोच से नहीं करती है, मगर मैं ही कर देता हूँ, कि दुनिया का सबसे बड़ा उगाही का स्कैंडल है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से बात करना चाहता हूँ कि 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 6600 करोड़ इंडियन अलायंस को मिला है। तो आपने भी 6600 करोड़ की उगाही की है क्या? किस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं? ऑफिशियल चेक से रिजर्व बैंक में पैसा गया है, बॉन्ड निकला है और बॉन्ड पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट में जमा करा है। उगाही का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारी 13 सरकारें हैं, उनकी 2 सरकारें हैं। हमारे 303 सांसद है, उनके 35 सांसद है। हमें 6,000 करोड़ मिला, उनको 1,500 करोड़ मिला है। अनुपात में देखें तो कांग्रेस को 9,000 करोड़ रुपया मिला है, मगर वो महाशय इसका जवाब ही नहीं देते हैं, ना आप उनको पूछते हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो इंटरव्यू दें, जिस दिन देंगे जरूर उनसे पूछेंगे, लेकिन प्रश्न वहीं पर आके रुकता है कि जिन कंपनियों की जांच हो रही है सर, वहां से अगर पैसा आता तो उसको वो इशू बना। देखिए, आज चुनाव चालू हो गया है जी, अब बॉन्ड तो बंद हो गए, तो चुनाव स्वाभाविक रूप से कैश चंदे से चलता होगा। वो कंपनियों की भी जांच चलती होगी। कम से कम बॉन्ड से चुनाव और राजनीति में कैश का प्रभाव समाप्त हुआ था। अभी के दौरान में उस पर रोक लगने के बाद अब कैश से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बारे में पता नहीं चल तो कैसे होगा? चेक तो बंद कर दिया। फिर क्या तरीका है सरकार के? तो अगर आपकी वापसी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सोचना पड़ेगा। कोई जाएगा सारे बैलेंस शीट पार्टियों के लेकर? आपने तो कैश को बढ़ोतरी कर दी।
अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना है। वापसी अगर आपकी सरकार की होती है तो आप इसको टेकअप करेंगे, क्या देखिए, करेंगे? मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी बहस संसद में होनी चाहिए। एक और चीज पर बहुत चर्चा होती है आपकी कि आप देश का भूगोल भी बदलना चाहते हैं। पीओके पर नजर है गृह मंत्री अमित शाह की, क्या मैं अकेला नहीं, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, शायद आप भी चाहती होगी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जल्दी से भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि देश की संसद का ये निर्णय है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का ही, इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये सिर्फ मेरा नहीं, देश का मुद्दा है। गारंटीज के लिए और भी ये कांग्रेस के नेता धमकी दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लेने जाओगे तो वो एटम बम गिरा देंगे। मणिशंकर अय्यर ने कहा है। मणिशंकर अय्यर ने भी कहा, फारूक अब्दुल्ला ने भी। क्या कहना चाहते हो? क्या इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की आबादी, डर कर अपना अधिकार छोड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं होने देगी। ये जो भाषा है इंडिया अलायंस को एक्सपोज करती है, और वो बखूबी जानते हैं। मुख्य लोग नहीं बोलेंगे, पेरिफेरियल बुलाएंगे और अपनी वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। अब देश की जनता उनको जान चुकी है। मणिशंकर अय्यर जी हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं, सस्पेंड होते हैं, फिर वापिस कब आए किसी को मालूम नहीं पड़ता। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप देख रहे हैं अपनी नजर में? हम 400 बीचों के बीच। पार हो जाएंगे। हाँ। मैं देश की जनता का करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हमने स्थिर सरकार के परिणाम देखे हैं। स्थिर सरकार के कारण 10 साल में ये देश कहां से कहां पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनका ये मानना है कि 400 पार वो इस बार भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 4 दशक से उनके साथ काम करने वाले, राष्ट्र नीति में एक नई पहचान और उड़ान इस देश को ले जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आज तक पर हमारे साथ लाइव थे।